हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजा हब में। दोस्तों, आज हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में खिलजी वंश को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, जो कि 1290 से 1320 तक चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, खास करके बीपीएससी में और भी जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सब में आपको यह खिलजी वंश से क्वेश्चन देखने को लगभग मिल ही जाएगा। तो खिलजी वंश जो है इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चलेगा। गुलाम वंश की जब अंतिम जो शासक थे क्यूमर्स, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन उसकी हत्या करके जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसलिए खिलजी वंश का जो संस्थापक हुआ वह जलालुद्दीन खिलजी हुआ। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वह 1290 से 1296 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया वह किलखोरी में दिल्ली के पास करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे उम्र दराज, सबसे ज़्यादा उम्र में सुल्तान बनने वाला जो था वह जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बनता है और अपना राज्याभिषेक किलखोरी में करवाया, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। और सबसे उम्र दराज सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी ने शासन का जो आधार है वह शासितों की इच्छा है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि शासन का आधार शासितों की इच्छा है, यानी कि जनता का इच्छा है। ठीक है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वह अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा या दामाद कहा जाता है, उसकी जो है देवगिरी पर आक्रमण का था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी के समय, और वहाँ का जो शासक था वह रामचंद्र देव था। और जैसा कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन ने देवगिरी में आक्रमण किया तो वहाँ से बहुत सारे धन संपदा, ठीक है, वह लूटा था, जो कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताया था। ठीक है। तो उस समय जो सुल्तान था दिल्ली का वह जलालुद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे, उनके अलाउद्दीन बहुत ही छोटी से उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की देखभाल जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी पर आक्रमण हुआ, वह वहाँ का शासक रामचंद्र देव पराजित हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से बहुत सारे धन संपदा को लूट कर लाता है और जलालुद्दीन को नहीं बताता है। उसके बाद क्या होता है कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी, उससे मिलने के लिए मनिकपुर जो है इलाहाबाद में है, मनिकपुर में जाता है अपने भतीजे से मिलने के लिए। और अलाउद्दीन क्या करता है कि अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके खुद सुल्तान बन जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन सोचता है कि मेरे चाचा की अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं सुल्तान बनने लायक हूँ। तो जलालुद्दीन की हत्या कर देता है अलाउद्दीन, और इसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन जाता है, खुद सुल्तान बन गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल चलेगा 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो अलाउद्दीन खिलजी से लगभग सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास में। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम या बचपन का जो नाम था वह अली गुरशास्प था। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अली गुरशास्प इनमें से किस सुल्तान का नाम रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरशास्प था, जो कि इसका बचपन का नाम था या वास्तविक नाम भी कह सकते हैं। इसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। इससे पहले जो गुलाम वंश में जो बलबन थे, जो सुल्तान रहे, उनका जो एक महल था लाल महल, उसमें जो है अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया लाल महल में। और यह जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था, भतीजा भी था और ऐसा कहा जाता है कि दामाद भी था। तो इन्होंने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा का हत्या कर दिया और खुद सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे कार्य किए, जिसमें से देखिए बहुत सारे अभियान भी किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि
साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में सबसे पहला अभियान कहाँ पे किया? तो गुजरात का अभियान करता है 1299 ईस्वी में, गुजरात का अभियान। वहां का शासक रायकर्ण बघेल रहता है। जब गुजरात का अभियान किया तो रायकर्ण बघेल पराजित हो जाता है और इसी अभियान में जो है नुसरत खां जो है अलाउद्दीन खिलजी का सरदार रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के एक सरदार में नुसरत खां, जो कि एक हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। गुजरात का जब अभियान हुआ तो उस समय जो क्या बोलता है ये नुसरत खां जो था वह अलाउद्दीन का सरदार था। वह क्या किया कि एक हिंदू हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा और उसे अलाउद्दीन को भेंट कर दिया और अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनारी नाम दिया उस हिजड़े को। ठीक है, तो ऐसा कहा, क्वेश्चन आता है कि किस अभियान में जो है नुसरत खां ने 1000 दिनारी को खरीदा था? तो किसने खरीदा था? तो गुजरात का अभियान के समय 1000 दिनारी को खरीदा था 1000 दिनार में। ठीक है, और अलाउद्दीन को सौंप दिया और अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनारी कहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मलिक काफूर, उसका नाम रहता है मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जिसे 1000 दिनारी कहा हिजड़े को, उसका मलिक काफूर रहता है। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है और अलाउद्दीन को सौंप देता है। उसके बाद चित्तौड़ का अभियान करता है, चित्तौड़ या मेवाड़, जो कि 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी। और इस अभियान में जो वहाँ का शासक रहता है वह राणा रतन सिंह रहता है और रानी पद्मनी रहती है। और चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखता है। ठीक है, चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान किया वह उसका कारण जो रहा है वह पद्मनी जो वहाँ की रानी थी, ठीक है, उसको पद्मनी को प्राप्त करना था। इसी कारण जो है वहाँ पर वह आक्रमण करता है, अभियान करता है और पद्मनी को प्राप्त करने के लिए और उसे जीतकर वहाँ का नाम खिजराबाद रख देता है। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है बहुत से मंगोल आक्रमण हुए और ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन के समय ही हुआ है। सर्वाधिक बार मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुआ है। इसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मंगोल आक्रमण सर्वाधिक किस सुल्तान के समय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह, जो भी विद्रोह हो रहे थे अलाउद्दीन के समय, चूंकि यह अपने चाचा का हत्या करके शासक बना था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग चाहेंगे कि उसको हटाया जाए, वहाँ के जो अमीर लोग हैं। तो विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन ने क्या क्या उपाय किया, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले किया कि अमीरों के लिए दान या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अमीर दान या उपहार नहीं लेगा, ना कि उसके पास कोई लोग आएंगे उसे उपहार देने के लिए और कोई चर्चा होगा अलाउद्दीन के खिलाफ। इसलिए दान या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मद निषेध कर दिया गया, यानी कि जो भी नशीले पदार्थ थे उसे बंद कर दिया गया। जुआ जो खेला जाता था उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि जो नशीले पदार्थ जो बैठकर लोग पीते थे उसे एक जगह होकर पीते थे, तो एक जगह होने के क्रम में अलाउद्दीन के खिलाफ साजिश किया जाता था, तो इसे बंद कर दिया गया कि मद निषेध कोई भी नहीं कर सकता है। गुप्तचरों की नियुक्ति की गई, जगह जगह पर अलाउद्दीन के लोग बैठा दिए गए ताकि कोई अलाउद्दीन के खिलाफ अगर कोई साजिश करता है तो वह उस गुप्तचरों के हिसाब से पकड़ा जा सके। और चौथा, अमीरों द्वारा शादी समारोह में अनुमति पर रोक लगा दिया गया कि कोई भी अमीर जो है शादी समारोह की अनुमति नहीं दिया गया कि कोई भी अमीर शादी में किसी को बुलाए और ना ही भीड़ लगे और ना ही अलाउद्दीन के खिलाफ साजिश किया जाए। तो ये सब विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने उपाय किए थे। अब जो है अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत को देख लेते हैं। अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत रहा है, सबसे पहले तो अलाउद्दीन ने धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्या किया? धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया और खलीफा से नाम मात्र का संबंध स्थापित किया, सिर्फ नाम मात्र का। ठीक है, तो ऐसा कार्य हमने पहले वीडियो में भी बताया है आपको कि जो भी सुल्तान बनता था उस समय तो उसे खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था, तभी वह सुल्तान की उपाधि ले पाता था। तो इसने क्या किया कि सुल्तान की उपाधि नहीं लिया और नाम मात्र का जो है खलीफा से नाम मात्र का जो है संबंध स्थापित किया।
और अलाउद्दीन ऐसा कहता है कि मैं नहीं जानता, अलाउद्दीन क्या कहता है कि मैं नहीं जानता कि शरअ या शरीयत में क्या है, यानी कि इस्लामी जो कानून है उसमें क्या है, मैं वह नहीं जानता हूँ और मैं वही करता हूँ जो कि राज्य हित में है। ठीक है, अलाउद्दीन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि शरअ या शरीयत यानी कि इस्लामी कानून में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो राज्य हित में है। यानी कि इस्लामी कानून से अलग वह करना चाहता था, एक अलग धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए वह कहा कि मुझे नहीं पता कि इस्लामी कानून में क्या लिखा हुआ है, मैं वही करूँगा जो मेरे राज्य के हित में होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको लिख कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए भू राजस्व सुधार की प्रक्रिया, भू राजस्व सुधार के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया। तो राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक पद की स्थापना की, दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज की पद की स्थापना भ्रष्टाचार को हटाने के लिए किया गया। ठीक है, राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की और भूमि की माप करवाई। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे पहले भूमि की माप किसने करवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराई और माप की पद्धति जो है मसाहत कहलाई। ठीक है, और यह मसाहत सल्तनत काल में प्रचलन में थी। ठीक है, भूमि की माप करवाई और इसका क्या नाम रखा गया, इसकी पद्धति क्या कहलाई, तो मसाहत कहलाई और यह सल्तनत काल में प्रचलन में थी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह उपज का 50% कर वसूला लोगों से। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है कि वह कौन सा सुल्तान था जो कि उपज का 50% कर वसूला, तो अलाउद्दीन खिलजी उपज का पूरा आधा खुद ले लेता था कर के रूप में। ठीक है, और दो तरह के कर को लगाया, चरी कर और घरी कर, यानी कि चारागाह पर कर लगाया और घरों पर कर लगाया, घरों पर टैक्स लगाया। ठीक है, तो उपज का 50% कर वसूलने वाला अलाउद्दीन खिलजी, दो तरह के कर को लगाया, चरी कर और घरी कर, यानी कि चारागाह पर कर और घरों पर कर लगाने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण में क्या क्या उपाय किए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण या उसके संपूर्ण आर्थिक नीति को जानने का जो स्रोत है वह बर्नी द्वारा तारिक ए फिरोज शाही से हमें मिलता है। बाजार नियंत्रण की जो जानकारी हमें मिलती है वह बर्नी द्वारा तारिक ए फिरोज शाही से उसकी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन के समय 3 प्रकार के बाजार शामिल थे। पहला जो बाजार था वह अनाजों की मंडी, गल्ला बाजार। ठीक है, पहला बाजार जो था वह अनाजों की मंडी थी, गल्ला बाजार। बाजार का अधीक्षक जो सहना ए मंडी था, यह एक पद है, सहना ए मंडी पद है जो कि गल्ला बाजार में अधीक्षक के रूप में था। दूसरा जो बाजार था वह सराय दल था। ये जो बाजार अलाउद्दीन ने बनाए थे यह अपने सैनिकों के लिए बनाया था, क्योंकि इसके सैनिक जो थे वह कहीं और जाके सामान न खरीदे, स्पेशल सैनिकों के लिए बनाया गया था यह बाजार। लेकिन धीरे धीरे आम लोगों के बीच भी जो है यह शामिल हो गया, आम लोग भी इसे यूज करने लगे बाजार को। तो दूसरा बाजार सराय दल था, यानी कि कपड़ों का बाजार था। ठीक है, राय परवाना नामक व्यक्ति उसमें परमिट जारी करता था। और तीसरा बाजार जो था वह घोड़ों और दासों और मवेशियों का बाजार था, यानी कि घोड़ा अगर सैनिकों को कोई सैनिक को घोड़ा खरीदना है तो इस बाजार से खरीद सकते हैं। तो यह 3 बाजार अलाउद्दीन के समय शामिल थे जो कि स्पेशल सैनिकों के लिए बनाया गया था और बाद में इसमें जनता भी मुख्य रूप से इसे बाजार में शामिल हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बाजार में अगर कोई व्यक्ति अगर कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। देखिए, कम तोलने वालों के शरीर से उसी अनुपात में उतना ही मांस काट लिया जाता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 ग्राम कम तोल रहा है कोई सामान को तो उसके शरीर से 50 ग्राम मांस को काट लिया जाता था। यह अलाउद्दीन का जो है एक कठोर सिद्धांत था। उसके बाद अलाउद्दीन का सैन्य सुधार देखिए, यह प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी। अलाउद्दीन ने अस्थायी सेना रखी। बहुत सारे सुल्तान होते थे जो युद्ध के समय सैनिकों को शामिल करते थे और फिर बाद में उसे हटा देते थे। तो अलाउद्दीन ने भी ऐसा नहीं किया, वह परमानेंट जो है सैनिकों को रखा, अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को जो है नगद वेतन देता था। और नगद वेतन देने वाला वह पहला सुल्तान था। यानी कि जैसे कि
हर महीना जो है सैनिकों को पेमेंट दिया जाता था, हर महीना। इसे कहते हैं नगद वेतन। ठीक है, तो नगद वेतन देने वाला अलाउद्दीन जो है पहला सुल्तान माना जाता है। सल्तनत काल में अलाउद्दीन के पास जो है सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। पूरे सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल में, पूरे सल्तनत काल में जो है सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास अस्थायी सेना थी, सबसे विशाल। अगला बिंदु देखिए कि अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा सर्वप्रथम चलाई। अलाउद्दीन ने क्या किया कि घोड़ा को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। क्या होता था कि बहुत बार लोग घोड़े लेकर आते थे और 2-3 बार जो है अलाउद्दीन से पैसा लेकर चले जाते थे सैनिक, इसलिए जो है घोड़े को दागने की नीति चलाई और सैनिकों की जो है हुलिया लिखने की भी नीति चलाई। तो यह सब कार्य किया गया अलाउद्दीन के सैन्य सुधार में। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन जो था वह खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन ने लिया और नवीन धर्म की स्थापना की। हमने पहले भी देखा कि अलाउद्दीन ने जो है इस्लाम धर्म से अलग एक धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का, खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो इसमें हम लोग देखें अलाउद्दीन खिलजी का जो है सैन्य सुधार। पहले तो देखिए हम लोग देखें साम्राज्य के विस्तार क्षेत्र में कहाँ कहाँ अभियान किया, उसके बाद विद्रोह को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए, उसके बाद राजस्व सिद्धांत को देखें, उसके बाद भू राजस्व सुधार की प्रक्रिया को देखें, फिर बाजार नियंत्रण को देखें और फिर अलाउद्दीन का सैन्य सुधार को भी देखें। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है उसका अगला जो सुल्तान बनता है वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है, जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां जो कि 1320 ईस्वी में सुल्तान बनता है। और यह ऐसा कहा जाता है कि यह पहले हिंदू था, जो कि बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर जो है मुसलमान होकर यह जो है सुल्तान बनता है, नसरुद्दीन खुसरो खां। और नसरुद्दीन खुसरो खां जो है यह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो खां प्रथम भारतीय जो कि दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ये था हमारा खिलजी वंश से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोगों ने उसको पढ़ा है। और आशा है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।